नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे साथ कार्यक्रम में सारथी वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष वंदना गुप्ता जी जुड़ रही हैं, जो अपने काम की बदौलत बड़ौत के लोगों के दिलों में राज कर रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में वंदना जी ने अपनी संस्था के माध्यम से जरूरतमंदों के भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइजर, कोरोना किट से लेकर सब्जियों का वितरण करके सभी की मदद की। तो वंदना जी, हमारे इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वंदना जी, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com, जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम, मुझे इससे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मुझे पता लगा कि आपसे मेरी मीटिंग होगी तो मुझे एक खुशी का मेरा ठिकाना मिला कि कम से कम इसी के माध्यम से छोटी-छोटी सेवा करके आप तक आज पहुँची हूँ। तो मेरी खुशी मैं आपको ज़ाहिर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। स्वागत है आपका वंदना जी। अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि आप सारथी वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को सारथी वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में बताइए कि क्या है सारथी वेलफेयर फाउंडेशन और ये कैसे काम करता है? सारथी वेलफेयर फाउंडेशन एक समाज सेवक है, समाज की तरह से जो समाज में कार्य होने हैं, हमारी एक संस्था है। इसके द्वारा हम गरीब निशाओं को मतलब उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। गरीब जो परिवार खाना वगैरह नहीं वो कर सकता, तो उनको राशन वितरण करते हैं। मास्क और सैनिटाइजर वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो एक सोशल वर्क सामाजिक कार्य इसमें पशु से लेकर मनुष्य तक सबके सम जो काम हमें करने चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। वंदना जी, ये जो आपने कोरोना काल में यानी फर्स्ट वेव से लेके सेकंड वेव में लोगों के लिए जो आपने मदद की है, यानी उनके राशन और सब्जियों के वितरण, बहुत सारी आपने जो भी उनकी जरूरतमंदों की जो मदद की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए जो आर्थिक सहायता है वो आपको कहीं किसी की हेल्प के माध्यम से हुआ है या आप स्वयं आप अपने पैसों के माध्यम से आपने किया ये सब कुछ? स्टार्टिंग तो हमने की थी अपने उससे, लेकिन जब हमने सारथी वेलफेयर फाउंडेशन इसको नाम दिया है, जी। तो हम इसमें 8 मेंबर हैं जी। और 8 मेंबर के सहयोग से हमारा सारथी वेलफेयर फाउंडेशन कर रहा है। और इसके बाद भी जब हम एक ग्रुप के माध्यम से या वैसे भी, तो इसमें अपना लोगों का सहयोग भी चल रहा है, तो उन्हीं के साथ-साथ करके हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो चलिए। अपने काम है। जी। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आपने अपनी संस्था के माध्यम से जो कोरोना काल में जो काम किए हैं, वो किस प्रकार के काम रहे हैं, जरा हमें बताएं। गरीब निशाओं को राशन वितरण करना और हॉस्पिटल में फ्रूट्स वितरण करना, कोविड अस्पतालों में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड वितरण करना। उसके बाद सड़कों पर जा जाकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर के लिए प्रेरित करना, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसके बाद हमने गौशाला में पशुओं को चारा वितरण करना। इसके बाद हमारी संस्था जो है गौशाला गाय के ऊपर भी वर्क करती है, पशु के लिए बेजुबान पशु, क्योंकि जो पशु हैं, जी। एक बार मनुष्य तो भोजन व्यवस्था कर सकता है अपनी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसको हाथ पैर मार के अपनी भोजन की व्यवस्था कर लेगा, लेकिन जो बेजुबान पशु है वो कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते। इसके जी। लिए हम गौशाला में चारा वितरण करते हैं और जो सड़कों पर भूखी बेसहारा गौवंश घूम रहा है, गाय माता घूम रही है, उनके लिए चारा वितरण करते हैं। बंदर, कुत्ते, इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है हमारी संस्था। बहुत ही नेक काम आपकी संस्था कर रही है और बहुत ही, क्योंकि गायों के लिए तो वाकई गाय हमारी माता है कही जाती है, तो उसके लिए तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसकी सेवा करना। और ये आप प्रेरणा के स्रोत हैं लोगों के लिए। जैसे गौ माता के चोट लग जाती है या ट्रीटमेंट भी करते हैं, जिनके कीड़े निकल रहे हैं, सींग में से खून बह रहा है, तो उनको भी ना उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी जो टीम है साथ में मिलकर जी। इनका ट्रीटमेंट करती है। और इसके अलावा भी जिनके हस्बैंड नहीं है, लेडीज के जो परिवार का खर्चा नहीं चला सकती, उनके लिए भी अपनी संस्था पूरी सेवा कर रही है। अपना तो नंबर अवेलेबल है उनको।
मासिक राशन ले जाते हैं हमारी संस्था के द्वारा। जी। वंदना जी, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आज भी घरों में हर तरह-तरह के अपराध जो है महिलाएं झेल रही हैं। क्या आपने अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं के अपराध पर कोई आवाज उठाई है? या ये जो अपराध हो रहे हैं इसमें आखिर इसमें किसकी कमी है? जरा बताइए। महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर स्टार्ट किए हुए हैं 1090 और 112। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके द्वारा मतलब वो जितनी जल्दी मतलब अगर हम एक बार फोन करते हैं तो वहां पर ये प्रोवाइड हो सकता है, मतलब कोई भी परेशानी है महिलाओं को लेकर तो वो एकदम फोन करे तो इस उसमें उनको एकदम हेल्प मिलेगी। और हमें महिलाओं को खुद जागरूक होना पड़ेगा, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि हम आज के टाइम में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम मानते हैं कि हम जेंट्स से ऊपर है, आजकल की लेडीज जो काम कर रही है वो जेंट्स से ऊपर होकर काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लेडीज बिल्कुल भी सेफ नहीं है, दबाव में उनको रखा जाता है। और इसीलिए ये जो 1090 और 112 नंबर है वो इन सब में इस्तेमाल करें और अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। इसके लिए हमारी सारथी वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा उनके साथ खड़ी है। हम और हमारी फाउंडेशन हमेशा उनके साथ खड़ी है। मैं चाहूंगी कि आप सारथी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, तो आज के समय में कहते हैं कि पुलिस तो साथ है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी कि वो अपने घरों में महिलाओं को किस तरीके से सम्मान दें? एक होता है ना ईगो, अहंकार होता है पुरुष के अंदर, तो महिलाओं को किस तरीके से सम्मान दें? या दहेज को लेकर के, दहेज कम मिला है तो इसको दहेज प्रथा को लेकर के जो उनके ऊपर अत्याचार होता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो आज की, लेकिन इसमें पुरुष का ही रोल नहीं है, महिलाओं का भी अधिकतर रोल होता है। तो आप इस पर जो हमारा समाज है अपने संस्थान के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी आज की महिलाओं से, जो बुजुर्ग हैं या जो आज के पुरुष हैं, जो महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, घर में बहुएँ हैं, बेटियों को, तो आप ज़रा उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वे एक तो देखो, जितना हमारी मैं मानती हूँ कि जेंट्स या परिवार है दबाव डालकर काम कराते हैं जी, और लेडीज भी कर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आज के टाइम में हमें इतनी छूट मिली हुई है, सरकार ने इतनी फैसिलिटीज दे रखी हैं, तो उनका सही उपयोग करें। और हम लेडीज को जितना हम दब कर रहेंगी, अगर हम सही हैं तो दबने वाली कोई भी बात तक नहीं है। जितना जी, हम दब के रहेंगी पुरुष उतना ही दबाएगा। बिल्कुल। सामना तो एक ना एक दिन होकर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही कि या तो उसे किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे दहेज को लेकर के, चाहे किसी चीज को लेकर के, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा। तो मैं ये चाहती हूँ अगर हम लेडीज बिल्कुल भी गलत नहीं है, कोई गलत हम वैसे भी जो है लेडीज के ऊपर ही क्यों पाबंदी होती है। बिल्कुल, केवल एक जेंट्स है, जेंट्स अपने एक परिवार को चलाता है और लेडीज है, लेडीज दो घर को चलाती है। उसको मायका भी देखना पड़ता है और ससुराल पक्ष भी देखना पड़ता है, और पता नहीं उसके ऊपर पता नहीं कितने ब्लेम भी लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि वो खुद भी सेफ नहीं है, अगर घर से बाहर निकलती है तो बोलते हैं कि ये जा रही है, देखो घर से बाहर निकल रही है। और अगर घर में भूखी बैठी है तो उनको वो घर पे काम रह के घर पे काम नहीं कर सकती बाहरों का। तो किसी भी तरह से महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा। और हमें भी मतलब लेडीज को भी हर चीज पे कदम कदम पर अपनी सावधानी के चिली पाउडर वगैरह सावधानी के साथ ही घर से निकलना पड़ेगा। इसी तरह से हम सेफ हो सकती हैं। अगर हम आवाज उठाएंगी तो हम इन सब का जो मुश्किलें हैं इन सब का सामना कर पाएंगे, वरना तो इसी तरह से दब दब कर घुट घुट कर ही मरना होगा। बिल्कुल। वंदना जी, कोरोना की दूसरी लहर से अनगिनत लोगों की जिंदगी चली गई, लोगों के घर तबाह हो गए। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी लापरवाही रही? लोगों की या सरकार की या चिकित्सा व्यवस्था हमारी मजबूत नहीं थी? किसकी कमी थी? जरा बताएं। देखो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले लॉकडाउन में भी एक हेल्प की थी। जी, कोरोना काल में पिछले लॉकडाउन में ये हुआ था कि कुछ बंदे अ, सूरत में फंस गए थे, मतलब जी, हर जगह जगह फंसे हुए थे। जी, तो एक ग्रुप के माध्यम से ही मेरे पास खबर आई थी कि इस तरह से फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, पुलिस प्रशासन है मतलब लाठीचार्ज कर रहा है। तो उनकी भी मैं ये नहीं कहती कि पब्लिक भड़क रही थी, पता नहीं कहाँ क्या कमी थी,
ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्रशासन से मदद हेल्प लेकर उनको उनके घर तक भिजवाया था। और वो ये कह रहे थे, 30 बंदे थे, वो यही कह रहे थे कि हमें नहीं पता, हमें नहीं लगता था कि हम अपने परिवार के पास वापस भी जा सकते हैं। जी और इस टाइम में मैंने देखा है, जो लॉकडाउन में किसी को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, किसी को बेड अवेलेबल नहीं था, किसी को बेड, किसी को वेंटिलेटर, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और बहुत लोग गए भी हैं। इतनी तादाद में कहाँ तक किसी की मदद, मैं खुद भी परेशान थी कि किस तरह से इनकी मदद की जाए, लेकिन जितना भी हो सका। और मैं इसमें सरकार की गलती कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि इसमें सरकार की कोई भी कमी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी। हमारी सरकार गलत नहीं है, गलती हमारी भी है। एक बात बताइए, आप हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में उतने ही तो बंदे रखेंगे हम कि जितना हम कर सकते हैं, जितने बेड अवेलेबल हैं। उसके बाद भी सरकार दिन रात लगी हुई थी। कमी हमारी भी है कि कमी पब्लिक की है कि बिना मास्क के बाहर निकल जाते हैं विद सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार तुम्हें गाइड कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। और अब आप रोड देखिए किस तरह से जाम हो रहा है, ये नहीं पता कब तीसरी लहर आ जाए, फिर कमी निकाल देंगे सरकार की। हाँ, इस बीच में एक कमी जरूर हुई है कि जो इंजेक्शन थे, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की है कि ब्लैक में इंजेक्शन ना बिके। लेकिन जो मैं 3 ग्रुप चला रही हूँ, उनके माध्यम से मुझे पता लगा था कि किसी को ये ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, और एक इंजेक्शन था कोविशील्ड, रेमडेसिविर का इंजेक्शन, तो वो ब्लैक में बिक रहे थे। उसके बाद सरकार ने बहुत पकड़ भी की है जो ब्लैक में बेच रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। बहुत प्रॉब्लम थी जिसके कारण पब्लिक मर रही थी। तो मैं यही चाहूंगी, सरकार से भी यही अपील करूंगी कि सर, जो 35-40 हजार का इंजेक्शन है, वो आने वाले टाइम में पब्लिक को, आम आदमी 40-40 इंजेक्शन लग रहे हैं। आम आदमी के लिए 40-40 हजार रुपए 40 इंजेक्शन लगाने, वो आदमी ऐसे नहीं तो ऐसे। तो इसमें हमारी सरकार की कोई भी कमी नहीं है, सरकार ने पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है। कमी हमारी रही है। हमारी कमी क्यों रही है? पब्लिक की कमी इसलिए रही है क्योंकि वो सरकार की हेल्प ना लेकर के, वो सोच रही थी कि हम सरकार के थ्रू बात नहीं कर सकते, वो आम जनता के पीछे भाग रही थी कि उधर से अवेलेबल हो जाए, उधर से अवेलेबल हो जाए। तो नुकसान भी उनका बहुत हुआ है। बिल्कुल, ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग पड़े, घर में ले जाके जी अपना वो कर लिया कि स्टॉक पूरा कर लिया। घर में कहाँ जरूरत थी? आप ये देखो, स्टॉक एक की जगह 4-4 रख लिए। आपने भी देखा होगा कि एक की जगह 4-4, और जहाँ जरूरत थी वहां पहुंच नहीं पाया। सरकार ने सिलेंडर में भी कोई कमी नहीं करी, कमी हमारी रही है, कमी पब्लिक की रही है। यानी आज भी अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कमी पब्लिक की लग रही है, क्योंकि गैदरिंग में इकट्ठा होना और मास्क को न लगाना, क्योंकि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें ही कोरोना होगा। तो ये चीजें पब्लिक को देखनी चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की सुरक्षा में स्वयं करनी है। तो वंदना हमें खुद, जी बिल्कुल, और जैसे बता रहे हैं उसको भी देखकर अभी आप सड़कों पर जाकर देखो, आधी से ज्यादा पब्लिक मास्क का यूज नहीं कर रही है। तो ये कमी हमारी है। फिर आने वाले टाइम में कमी हम सरकार के ऊपर थोप देते हैं कि सरकार की कमी है। हमें खुद अपनी स्वयं सुरक्षा करनी चाहिए। हमारी सुरक्षा हम खुद सरकार पे क्यों थोपे? जब उन्होंने कितनी गाइडलाइन दी कि मास्क का यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो, जरूरी काम हो तो घर से निकले, बिना बात घर से ना निकले। तो कमी पब्लिक की है। जी बिल्कुल। वंदना जी, आप लगातार बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, उनको सहारा देती हैं अपनी संस्था के माध्यम से। जितना भी आपसे हो सकता है आप पूरी कोशिश करती हैं, तन मन धन से उनकी सेवा कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप कर रही हैं इसी तरीके से, एक व्यक्ति करता है और एक साथ सभी लोग अगर मिल करके एक भावना से अगले की सेवा करेंगे तो जाहिर है कि हम प्रॉब्लम्स स्वतः खत्म हो जाएंगी। तो आज आप हमारे मंच के माध्यम से आज के जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगी? केवल मैं यही देना चाहूंगी, जैसे मैंने मदद की है या कोई भी मदद कर रहा है, वो उसको, हर बंदे को जागरूक करे। अगर वो थैंक यू भी कह रहा है ना, तो थैंक यू ना कह के ना, कि वो कम से कम 2 बंदों की, मतलब आगे भी चल के दूसरे बंदों की मदद करे। ये ना सोचे कि हमारा काम हो गया तो हमारी जरूरत खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी जरूरत आ रही है, कोई भी मदद आ रही है, सोच बदलो तो खुद ही समाज बदल जाएगा।
खुद सबको मदद मिल जाएगी। तो अब मैं भी यही चाहती हूँ कि मान लो हमने किसी की भी मदद की है तो वो भी केवल इसी की तरह से, ना वो स्वार्थी बनकर मदद करे, वो केवल बिना बिना उसके कोई भी स्वार्थ का निस्वार्थ भाव लालच से ना सेवा लेकर, करें। हाँ बिल्कुल सच्चे भाव से सेवा करे, तो वो जो सच्चे भाव से सेवा करेगा ना उसका काम अपना आप सफल हो जाएगा। मैंने खुद इस चीज में देखा है, मुझे नहीं पता था मेरे पास कहाँ कमिश्नर सर के नंबर आ रहे हैं या कहीं प्रशासन से बात हो रही है। आप जैसे से थोड़ी बात होती मेरी आज के टाइम में, तो मैं भी यही कहूंगी कि एजुकेशन लाइफ में यहाँ तक आना छोटी बात नहीं है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने मदद की है या जैसे मुझे भगवान ने मदद कराई है, तो ऐसे ही ये ना देखे कि कौन सी वो पब्लिक है, हमारा नहीं है तो हम क्यों मदद करें। जब अपना बंदा होता है तो हम भी तो गिर जाते हैं दूसरे के आगे, हम भी तो कहीं ना कहीं तक जाते हैं। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि वो एक आम आदमी है, आम आदमी में इतनी हिम्मत है कि वो पूरे प्रशासन को हिला सकता है, पूरे समाधान का सोल्यूशन कर सकता है, पूरी समस्या का सोल्यूशन कर सकता है। लेकिन हम खुद ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब मिलकर अगर हम मदद करें, सबकी मदद करें, तो जरूर केवल सरकार को नहीं इस चीज की वो करनी पड़ेगी, और हम सब मिलकर अपनी जरूरत अपनी वो समझें, इस चीज में जिम्मेदारी समझें, तो जरूर सफल होंगे। क्योंकि इसी चीज का मैंने नाम सारथी रखा है कि हम मदद सारथी बनकर करें, स्वार्थी बनकर बिल्कुल ना करें। और यही मेरी एक सारथी रखने का भी नाम यही था, मेन मकसद, कि जो मेरा सारथी वेलफेयर फाउंडेशन नाम है, तो इस चीज को मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि मदद जो करें सारथी बनकर करें, स्वार्थी बनकर बिल्कुल ना करें कि आप हमें 10,000 रुपए दो तब हम मदद करेंगे, आप हमें इतने रुपए दो तो आप किसी के पास भी फोन करके पूछ सकते हैं मैंने उनसे क्या लिया है। हाँ, मैंने उनसे उनका प्यार जीता है, उनका विश्वास जीता है। आज भी मैं फोन करती हूँ, उनके फोन आते हैं, मैडम आपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा की है। मैंने रात के 3-3 बजे तक सेवा की है। किसी का भी फोन आ रहा है, रात के 3 बजे भी आ रहा है, तो मैंने फोन कॉल उठाई है, कमिश्नर सर ने तक उठाई है, प्रशासन ने उठाई है। मैं ये नहीं कहती उन्होंने नहीं उठाई, उन्होंने भी उठाई है मेरी कॉल, और मदद की है। जहाँ पर प्लाज्मा चाहिए था प्लाज्मा भी अरेंज कराया, रात के 1-1 बजे तक अरेंज करवाया। और उसी की एक कहते हैं ना, उसी का भाव है जो मैं आपसे मिली हूँ और आप जैसे बंधुओं से मिली हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और इसी तरीके से आप निरंतर आगे सेवा करती रहें लोगों की, और सभी का प्यार जीतती रहें, सभी के दिलों में बसती रहें। और मैं वंदना जी आपसे अगला प्रश्न ये रखती हूँ कि आजकल आप देख रही हैं कि लगातार खासकर छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। अगर किसी बड़ी महिला के साथ बलात्कार होता है तो हमारे समाज में एक बात ये उठती है कि उस महिला ने छोटे कपड़े पहने थे। हमारे यहाँ महिलाओं के कपड़ों पे बहुत तंज कसे जाते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची है तो वो छोटे कपड़े क्या पहनेगी, आप खुद सोच सकती हैं। तो उस छोटी बच्चियों के साथ जो यौन शोषण के मामले आते हैं, तो जाहिर है इसमें किसी न किसी की तो कमी है। जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति की माँ ने उसको क्या संस्कार दिए, उसके परिवार में उसको क्या संस्कार दिए, या एक ने किया तो फिर वो लगातार चीजें बढ़ती क्यों आ रही है, मामले सामने लगातार क्यों आते रहते हैं। तो जाहिर है हमारे समाज में कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप हमारे साथ कुछ चर्चा करें और हम बताएं हमारे दर्शकों को कि इसको रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। क्या माताएं अपने बच्चों को, अपने बेटों को, खास करके बेटों को या बेटियों को किस तरीके से उन्हें संस्कार दें, शिक्षा दें, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन जो होती है वो उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कार तो घर से ही मिलते हैं ना। तो जरा इस पर कुछ कहें। मैडम इसमें हमारी ना सोच की खराबी है, ना कि माँ बाप के संस्कार की खराबी है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा बिगड़े, कोई भी माँ होगी। मैं भी खुद एक माँ हूँ और मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा बिगड़े। अब एक बात बताइए, अगर हम समाज के डर से मतलब फिर तो लड़कियों को घर में कैद होकर एक 4 दीवारी में बंद होकर बैठ जाए लड़कियां, घर से बाहर ना निकले, छोटे कपड़े पहन रही है तो उनके साथ कहीं ना कहीं यौन शोषण हो रहा है, बड़े कपड़े पहन रही है तो कहीं ना कहीं उनको अगवा कर लिया जाता है। ये जो भी हो रहा है ना बहुत गलत है। इसके लिए सोचना समाज को ये बदलनी पड़ेगी, ना कि हम माओ को बदलनी पड़ेगी। हाँ, हम इतना तो कर सकती हैं कि अपनी लड़की को, अपने बच्चों को उन सबसे लड़ना सिखाएं,
उन सबके प्रति शुरू से ही इस तरह के भाव लेकर चले, इस तरह से कह के चले, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला बंदा किस उससे बात कर रहा है। मीठा बन के बात करते हैं और हमेशा धोखा देते हैं। ये नहीं पता, बस ये जरूर चाहूंगी कि कोई भी अगर अननोन पर्सन हमें मिलता है, हम भी बच्चों को यही कहेंगे कि कोई भी अननोन पर्सन मिल रहा है, लड़कियां हैं चाहे लड़का है, उससे बाहर से कोई भी चीज ना लेकर खाएं। कोई भी कितना ही कर रहा है, कोई कितना ही जानकार है, मैं तो ये भी कहूंगी कोई कितना ही अपना जानकार भी है ना, सड़क पे कोई भी चीज ना ले, ना खाए, क्योंकि अकेले में तो बिल्कुल भी मत खाएं। अगर साथ में परिवार है किसी भी तरह से ले, और कमीज छोटे कपड़े पहनने की नहीं है। मैडम एक बात बताइए आप ही, जी आदमी है कुछ ही पहन लेता है, लड़कियां हैं या औरतें हैं, क्या उनका मन नहीं है या वो खुद को घोट के बैठ जाए? बिल्कुल। अभी मैंने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, हर स्कूल में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसी थी, मैंने सरकारी स्कूलों में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, कुछ लड़कियां ऐसी थी बहुत शर्मा रही थी, लेते हुए पकड़ते हुए भी हिचकिचा रही थी। तो ये चीज हमें है, हमें घर से ऐसे वो संस्कार दे दिए, ये गंदी चीज है, ये चीज ना लो, ये 4 जनों के बीच में मत लो, ये इस तरह से ना लो। तो एक लड़की जो है ना अंदर से ही वो हो गई कि भाई वो उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाती। हमारी जो डीएम, जो हमारी पास्ट डीएम है शकुंतला गौतम, और भी हैं कल्पना चावला, ये सब है, ये भी तो आदमियों के बीच में ही रहकर काम करती है। अगर हम डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अगर हम इस तरह की सोच बना लेंगे, वो चीज ना ले, सैनिटरी पैड खरीदने जा रहे हैं भाई उसको काली पन्नी में देना, ये सोच हमने खुद ने ही खराब कर रखी है। तो सोच बदलो, अपना मत बदल जाएगा। मैंने सैनिटरी पैड गांव तक में लेडीज, जब मैंने उनको ये भट्टों में गई हूँ, भट्टों में कुछ लेडीज काम कर रही थी, आप भी समझ सकते हो, जी बिल्कुल। बड़े होते हैं, गांव भी आते हैं, तो भट्टों पर लेडीज काम करती हैं, ऐसे मुंह पर पल्ला ढक लेती है शर्म से, पर फिर भी काम कर रही है, घर से बाहर निकल रही है। उसके बाद भी मैंने जब उनको सैनिटरी पैड दिए 3-4 दिन तक, तो मैं बहुत हिचकिचाई, रोज जा जाके उनकी खुशामदें करी, ये चीज गलत नहीं है, हंस रही थी। उसके बाद जब उनकी समझ में आया कि इस चीज से होने वाली बीमारियां देखो कितनी बढ़ रही हैं, अक्षय कुमार ने खुद पैड बांटे हैं, बिल्कुल पैड वुमेन के नाम से आया ऑफिसर है अमनप्रीत जी, वो खुद पैड्स बांट रही हैं। तो ये चीज गलत नहीं है। तब उनके कहीं ना कहीं जाकर दिमाग में आया, अब वो मैं जाती हूँ उनके पास, कहती है मैडम, दूर से ही चिल्लाती है, मैडम पैड लाए हो हमारे लिए। तो ये चीजें, सोच बदलो, खुद समाज बदल जाएगा। जी बिल्कुल। और हमारी लड़कियों को भी इसी तरह से हमें गाइडलाइंस देनी है, ये नहीं कि आपको वहां नहीं जाना है, इस तरह से नहीं, हमें केवल ये कहना है कि हमारे सामने जो भी मुसीबत है उसका डटकर सामना करें, ना कि शर्म से वो बेचारी सुकट जाए, ना किसी को आवाज लगाए, सामने वाले से भी ना बोले, ऐसा नहीं घर में कह रहे, नहीं, ऐसा ना है, ऐसा नहीं है। घर में अपनी माँ से सब बात शेयर करें, माँ से शेयर नहीं करती, बाप से शेयर करें, पापा से शेयर नहीं करती, टीचर से शेयर करें, कहीं भी हो लड़की खुल के रहे, कहीं भी दब के ना रहे। तो खुद उसको कोई भी चीज बंद दीवारी में ना करनी पड़ेगी, वो खुद एकदम एक्टिव रहेगी। आगे के टाइम पर भी कोई भी अगर उसको यौन शोषण के लिए प्रताड़ित कर रहा है, कुछ भी किसी भी तरह से अगवा कर रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम 100 में से 90%, 90 के 99% ही केस खत्म हो जाएंगे खुद ही। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि सोच जो है सबसे पहले हमें अपनी बदलनी चाहिए। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आजकल बहुत ही छोटी सी उम्र में बच्चे जो हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। घर में माँ बाप से छिपा करके वो उनका फ्रेंड सर्किल में हैबिट हो जाती है, या वो कहाँ से सीख जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि इसमें किसकी कमी है? क्योंकि कहीं न कहीं तो माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार आपने अपने बच्चे को कहीं पर भी गलत देखा है, तो उसको प्यार से समझाएँ, ना कि डाँट से। क्योंकि बच्चा जो है वो प्यार से की भावना सबसे पहले समझता है। तो इसमें किसकी कमी है और इसे कैसे रोका जा सकता है? ज़रा इस पर बताएँ। मैम मैं इसमें केवल कमी कहूंगी, इसमें कुछ माँ बाप की भी कमी है। माँ बाप की कमी इसलिए है, अगर बच्चा उनसे कह रहा है कि पापा मुझे ये करना है या मम्मी मुझे ये करना है, तो हम उनको समय नहीं दे पाते हैं। वो जाकर दोस्तों में लग जाता है, दोस्तों में लगने के बाद अगर वो एक बार भी मना करता है, आकर वो घर पे बता रहा है माँ अपने काम में बिजी है, पिता अपने काम में बिजी है, तो कम से कम उस बच्चे की बात
उस टाइम ना सुन के, अगर हम उस टाइम बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बाद में उस बच्चे को अकेले बैठ के समझाए, बेटा मैं उस टाइम बिजी थी या उस टाइम बिजी था, तो उसकी बात सुने, फिर उसको सही दिशा में उसको सोल्यूशन करे, उसको मार्गदर्शन करे। अगर वो भटक भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो कमी हमारी भी है। हमने अपनी लाइफ इतनी बिजी कर ली कि हमें ये नहीं पता हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ फिर रहा है, स्कूलों में किसके साथ, स्कूलों में भी जाए, पूछे, पता करे कि भाई बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। इतनी भी मतलब छूट दे, लेकिन कम से कम उस बच्चे को भी पूरा टाइम दे कि जब वो बच्चा बात कर रहा है, माँ से पूछ रहा है कि मम्मी मुझे इस टाइम क्या करना चाहिए, मुझे इस टाइम इस चीज की जरूरत है, मान लो वो चीज गलत है, अगर वो गलत चीज कह रहा है तो हमें भी उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये चीज गलत है, और आप भी मतलब समझदार हो, और जिस तरह से आप कहते हो उस तरह से कर लेंगे तो बच्चा, मैं नहीं चाहूंगी बच्चा नहीं समझेगा, बच्चा अच्छी तरह से समझेगा। अगर उसको प्यार से बोलेंगे, प्यार से समझाएंगे, उस बच्चे को भी तो पाल पोस कर हमने बड़ा कर रखा है, तो क्या वो समझेगा नहीं? जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कमी हमारी भी है कि हम आजकल क्या हो गया कि पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे को टाइम नहीं है, बच्चे को आया के पास छोड़ दिया, तो बच्चे के लिए भी टाइम निकालें, उसको भी उतना टाइम दें, उस बच्चे को यानी माँ बाप बन के नहीं, अगर वो उस लेवल में आ गया तो दोस्त बनकर उसका साथ दें, बिल्कुल। ना कि उसे डांट डपट करके। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम उस टाइम, उसकी उम्र इतनी है, अगर हम उनको डांट धमकाएंगे ना, वो बच्चा सीधे उसमें नहीं लेके जाएगा, गलत वे में लेके जाएगा कि मम्मी ने हमें डांट दिया या पापा ने हमें डांट दिया, तो वो हमसे नहीं, वो बात हमसे छुपाने लगेगा और वो सीधा जाके अपने दोस्तों में शेयर करेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी माँ बाप की भी है। वंदना जी, आप एक महिला हैं और बीते लंबे समय से समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। जाहिर है कि महिला हैं तो महिला के साथ, महिला के, अगर आप महिला हैं तो जाहिर है कि घर की जिम्मेदारी प्रथम भूमिका निभाती है आपके लिए, और आपको घर सबसे पहले देखना होता है। घर के साथ-साथ बच्चे भी हैं। इन सब के बावजूद आप समाज के लिए कुछ अलग कर रही हैं, वो भी लगातार, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर आप उनकी मदद कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस दौरान, इस सफ़र में आपको कई सारी परेशानियाँ तो रही होंगी, जिसमें कभी-कभी मन आया होगा कि अब नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊँगी। तो वो क्या थी परेशानियाँ, आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, आप ज़रा बताएँ? एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ अभी 2 साल हो गए, जी, एक्सपायर हो गई। उनको कैंसर था। मैं भी एक सिंपली, बिल्कुल सिंपल लेडीज़ थी। तो जब मुझे भी पता लगा कि उनको कैंसर है, तो हमने यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने कहा अ, कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इनको कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली दिखाइए। दिल्ली में जाकर के हमने बहुत संघर्ष किया, वहाँ जाकर देखा किस तरह से, अगर डॉक्टर्स के पास गए, अब उधर जाइए, कि एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि जब हम एक नए बंदा है और एकदम इस तरह से इतने बड़े हॉस्पिटल में जाएगा। तो मेरे भी 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को घर पर छोड़कर, उनको अच्छी तरह से समझाकर मैं 3 महीने बाहर रही हूँ। आना जाना दिल्ली से किया है, रात को 2:30 बजे भी यहाँ से निकली हूँ। 4 बजे मेरी ट्रेन थी दिल्ली के लिए, अकेले यहाँ से 4 बजे गई हूँ। हस्बैंड कभी वहां रहते थे, कभी इधर रहते थे, कभी मैं इधर, कभी वहां। तो ऐसे हमने संघर्ष किया है। तो इसी बीच में हमने देखा कि वहां पर लाइन में भी बंदे लग रहे हैं खाने के लिए। हमें भी पता है बाहर जाने के बाद, आप भी समझ सकते हो बाहर जाने के बाद कितना रुपए लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं। इतना भी सिचुएशन सब चीज का नहीं था, क्योंकि हम आम बंदे ही हैं, बिल्कुल। हमारी एक मिडिल फैमिली, ना कि हम हाई स्टैंडर्ड है। तो हमने भी देखा काम वगैरह तो सब बंद, क्योंकि 3 महीने से माता जी की सेवा करनी। उसके बाद हमने देखा कि लाइन लग रही है, हम भी उस लाइन में लगे हैं। जब वहां पर खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, हमने भी उस लाइन में लगकर खाना खाया है। हमें पता लगा उस टाइम से, हमारे अंदर भी सेवा का भाव जागरूक हुआ कि हेल्प करने से हमारे अंदर से भी 2 धुआं निकली। तो अगर हम इस तरह से लोगों की हेल्प करेंगे ज़ाहिर है कि तो दुआएँ, हमें, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो संघर्ष बहुत किया है और अब भी कर रहे हैं। अभी भी क्या है, बच्चों को हम छोड़ देते हैं, हम जाते हैं, लेकिन उनका खाना वगैरह सब करके फिनिश बना करके, घर का साफ-सफाई करके, उसके बाद ही अपना टाइम निकालती हूँ। साथ-साथ अगर कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ, कुछ काम मोबाइल का भी ज़रूरी है, तो कान में लीड भी लगी रहती है। बाय द वे काम करती रहती हूँ, सुनती भी रहती हूँ, उधर से उनका भी खाना। तो इसी तरह से भी टाइम देना पड़ता है।
तो इसीलिए मैं मतलब बहुत संघर्ष किया है और टचवुड आज इसी कारण बहुत बातें करना भी सीख गई हूँ। आप सबके बीच में भी हूँ और न्यूज़पेपर वगैरह में भी जो भी मीडिया करती है बहुत काम कर रहे हैं कि भाई जो भी काम कर रहे हैं छप भी रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि कम से कम अगर एक लेडीज, हमें भी यही लगा उस टाइम, मुझे भी यही लगा था कि इतना, जब कहते हैं ना कि मुसीबत जब सिर पे पड़ती है हम जब भागते हैं, अगर हम पहले से ही सेल्फ डिफेंस हो जाएं, बिल्कुल, हम किसी के ऊपर ना रहे, तो कम से कम हम अपने आप को वो कर सकते हैं। अगर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के करेंगे ना काम, तो वो सफल नहीं होगा। लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि एक जगह से तो मदद मिल जाती है, हर जगह से हम मदद भी नहीं वो कर सकते। आज की हमें हर जगह से ही मदद मिलेगी। हाँ, मानते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। बिल्कुल। वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और बहुत सारी शुभकामनाएँ। लेकिन मैं एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको कई दर्शक देख रहे हैं आज, हमारे कई दर्शक देख रहे हैं आपको, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? ज़रा ये अंतिम सवाल है मेरा कि एक छोटा-सा पॉइंट जो भी आप कहना चाहें कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, क्या संदेश रहेगा आपको उन लोगों को आपका, तो ज़रा बताएँ? शिक्षा क्षेत्र में मैं यही कहना चाहती हूँ, अभी भी मैंने ये सोच रखा है, अभी मैंने बच्चों की कोचिंग क्लासेस शुरू की थी, सारथी वेलफेयर फाउंडेशन निःशुल्क कोचिंग क्लासेस। उसके बाद कोविड लग गया तो मुझे क्लासेस बंद करनी पड़ी, 1 या 2 दिन ही चल पाई हैं जब से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने ये अपना नवंबर में स्टार्ट किया था कि बच्चों को फ्री सेवा मिले। शिक्षा क्षेत्र में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते मतलब पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पैसों का बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं है और वो फिर भी पढ़ना चाहते हैं। तो हम भी और हमारे सारथी वेलफेयर फाउंडेशन टीम सबने एक ही बात रखी है कि हम शिक्षा क्षेत्र में उन बच्चों को पढ़ाएं, कॉपी पेंसिल तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं और उनके लिए शिक्षा का जरिया भी बने। और आप एजुकेशन से इतना वो कर रहे हैं, तो आपने तो इतना पूरे जगत को बदल रखा है मैम कि आपके द्वारा बहुत लोगों को शिक्षा में आपके द्वारा बहुत लोगों को शिक्षा में जागरूक किया है आपने। और आपकी जो एजुकेशन बीट्स हैं उनके द्वारा बहुत लोगों को एजुकेशन मिल रही है और आप जो ये काम कर रहे हो बहुत तारीफ के काबिल है। और मैं भी ये चाहूंगी अगर कोई भी बच्चा है जिनके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं असमर्थ हैं पढ़ाने में, तो हम सारथी वेलफेयर फाउंडेशन उसको कॉपी किताब ड्रेस और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम खुद करेंगे। धीरे धीरे जितना भी होगा हम, और हम मैं यही कहना चाहती हूँ भविष्य में हमारी संस्था पूरे उत्तर प्रदेश में जन जागरण करेगी जिससे समाज को हर वर्ग में लाभ हो, जिससे समाज में हर वर्ग में लाभ हो। बहुत सारी शुभकामनाएँ वंदना जी, आपको हमारी तरफ से भी और हमारी पूरी एजुकेशन बीट्स की पूरी टीम की तरफ से, आपके सारथी वेलफेयर फाउंडेशन को और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं यही कहती हूँ कि आप लगातार इसी तरीके से लोगों की सेवा करती रहें और सभी की तरफ से आपको खूब सारा प्यार मिलता रहे। आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका और आप सभी मीडिया बंधुओं का। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।